नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सबसे पहली वीडियो जो करने वाले हैं वो दीर्घ संधि को लेकर करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दीर्घ संधि को हम ट्रिक के साथ करेंगे, मतलब कि इसमें हम किताब को भी रखें, किताब की जो डेफिनेशन है वो भी रहेंगी और मेरी अपनी डेफिनेशन भी रहेंगी, जो कि कंसेप्ट है जो जिससे आप इजीली सीख सकते हो चीज़ों को। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, ये दीर्घ संधि आज स्टार्ट होने वाली है और दीर्घ संधि की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। देखो ये जो है ना, ये बुक की डेफिनेशन दी गई है, मतलब किताब में आपको इस तरह से दिया जाएगा और किताब ये कहती है कि भाई साहब जब हस्व हस्व मतलब जो छोटा होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ जिसको हम बोलते हैं या री बोलते हैं, या दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर किसी अपने ही जैसे से मिले यानी कि समान स्वर से मिलते हैं, वे मिलकर दीर्घ यानी कि बड़ा स्वर इसका निर्माण करते हैं। ये किताब की डेफिनेशन है। आपको मैं एक अपना तरीका बताता हूं, ये तो आप लोग किताब में भी पढ़ सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। इसका एक बहुत सीधा सरल सहज तरीका मैं आपको बताता हूं, ये तरीका देख लो। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको शब्द के बीच में मिल रहा है गाइस, अगर आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको ये वाले तीन में से कोई एक स्वर मिल रहा है, या तो ये मिल रहा है या ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है, हम इसको क्या कहेंगे? या तो आपको बड़ा आ मिल रहा है जिसको हम आ बोलते हैं, इसको हम बड़ी ई यानी कि ई, बड़ा ऊ यानी कि ऊ। अगर ये मिलता है तो दीर्घ संधि है। या फिर अगर किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत को हम शब्दांत बोलते हैं, शब्दांत में अगर आपको ऋण शब्द दिखाई देता है, ये संधि विच्छेद में होगा। या फिर आपको संधि शब्द में इस तरह से दिखाई दे जाए, तो ये दीर्घ संधि की एकदम खास पहचान है। ये केवल दो लाइन याद रख लेना, दो लाइन से आप दीर्घ संधि कभी गलत नहीं करोगे। एक बात और आप मेरी ध्यान रखना, संधि वहां से संधि विच्छेद हो सकता है, कोई भी एक शब्द जो होगा जहां से वो टूट रहा हो, या तो दीर्घ स्वर हो या फिर कोई एक व्यंजन जो चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो किसी दूसरे में, जैसे व्यंजन संधि में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें शब्द को वहीं से तोड़ना है। अब ये मत सोच लेना कि सब में, किसी भी शब्द में अयादि, जो आपके अयादि संधि है या फिर यण संधि है, उसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिनके बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है, ये ज्यादातर होता है। तो शब्द जहां से टूट सकता है और आपको देख के पता चल जाएगा, बोल के आप लोग इसको और इजीली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मात्रा कैसे कैसे बनती है। चार प्रकार से निर्माण आ का होता है और कैसे कैसे निर्माण होता है कि या तो ये ए प्लस ए में अलग होगा, या फिर ए प्लस आ में अलग होगा, या फिर आ प्लस ए में अलग होगा, या फिर आ प्लस आ में अलग होगा। चार प्रकार से ये वाला स्वर आपका अलग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी संधि विच्छेद करके कैसे होगा। ये संधि विच्छेद करने में होता है। नेक्स्ट ई जो होता है, ये भी चार प्रकार से अलग होता है। या तो छोटी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बनता है, या फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई के मिलने से बनता है, या फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने से बनता है, या फिर बड़ी ई प्लस बड़ी ई के मिलने से बनता है। चार प्रकार से सेम ऐसे ही बन रहा है और चार प्रकार से ये बन रहा है, तो आठ प्रकार से निर्माण हो चुका है। इसके बाद बड़ा ऊ जो होता है ना, इसका निर्माण भी होता है, या तो छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ के मिलने से बने, या फिर छोटे ऊ प्लस बड़े ऊ के मिलने से बने, या फिर बड़े ऊ प्लस छोटे ऊ के मिलने से बने, या फिर बड़े ऊ प्लस बड़े ऊ के मिलने से बने। इन सारी संधियों को हम सजातीय संधि के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी दीर्घ संधि होती है, ये सजातीय संधि भी होती है। ठीक है, सजातीय संधि भी होती है, क्योंकि अपने ही जाति के जो अल्फाबेट होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनके मिलने से बनता है। जैसे कि चार प्रकार से बन रहा है लेकिन एक ही वर्ग के हैं, यानी कि एक ही जाति के हैं। ठीक है, बात करते हैं री की। ये री आता है ऋण वाले में। ठीक है, तो ऋण वाले में ये जो आता है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, इसको केवल आपको री प्लस री से अलग करना है। इस तरह से पहले वाला जो री होगा ना, वो लगा हुआ होगा आपको इस तरह से नीचे की तरफ। जो मैंने आपको ऋण में बताया था, तो ऋण में केवल इस तरह से लगा हुआ होगा। इसको आप टय मत समझ लेना। ठीक है, ये खड़ी पाई है और इस तरह से ये लगा हुआ होता है। बाद में जो मिलेगा ना, वो आपका री बनेगा, यानी कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, चार टाइप के एग्जाम्पल, क्योंकि दो टाइप का ये है और दो टाइप की ये है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे विद्यालय शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो मात्रा लिखी गई है ना, विद्यालय में जो मात्रा लिखी गई है, ये यहां लिखी गई है आ की मात्रा। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया था कि इसी को आपको अलग करना है चार प्रकार से। अब मैं एक लाइन में लिखने का काम करता हूं। या तो ये ए प्लस ए या आ प्लस ए या आ के मिलने से बनेगी, चार प्रकार से बन गई है यहीं पर। ठीक है, मतलब इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के मिलने से। ठीक, करना क्या होता है, मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बता देता हूं।
इसके पहले जो लिखा हुआ है ना, इसको आप एज इट इज लिखते हो, इसमें कोई चेंज नहीं करते हो। ये विद्य शब्द हमने एज इट इज लिखा, प्लस बाद में जो लिखा हुआ है ना गाइज, इसको आप एज इट इज लिखते हो। अब हमें ये देखना होता है कि जो हमने संधि विच्छेद किया था, मतलब इन दोनों में से तो कोई एक मात्रा पहले आएगी प्लस के पहले, और इन दोनों में से कोई एक मात्रा प्लस के बाद आएगी। तो प्लस के पहले अगर विद्ध शब्द का अर्थ निकलता है तो ए उच्चारित हो जाएगा, नहीं निकलता तो आप आ लगा दो। तो ये विद्या सही अर्थ निकला, सार्थक शब्द है। और आलय शब्द जो होता है ना, वो वाला शुद्ध होता है, यानी कि ये जो बन रहा है बेटा, ये इन दोनों के मिलने से बन रहा है। विद्या प्लस आलय, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे इस संधि विच्छेद को, इजिली आप लोग कर जाओगे। आगे चलते हैं, कपीस शब्द लिखा हुआ है, तो ये वाली जो बड़ी ई आपको दिखाई दे रही है, इसी को आपको अलग करना होता है 4 प्रकार से। जैसे इन दोनों में से कोई एक आएगा प्लस के पहले, और प्लस के बाद में इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब बात वही हो जाएगी कि ये वाला जो कप लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज लिखोगे, कोई चेंज नहीं करोगे, और बाद में जो से लिखा हुआ है, इसको भी आप एज इट इज लिखोगे। इतना वो क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि कौन सा ई लगाने पर शब्द शुद्ध होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कपि शब्द में छोटी ई आएगी या बड़ी ई। तो छोटी आती है, क्योंकि कपि संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है, कपि माने बानर होता है। तो ये वाला आया, और यहां पर बड़ी ई। कभी भी ध्यान रखना कि किसी के लास्ट में आपको लग रहा है कि से है, चाहे वो गुण संधि हो, चाहे वो आपकी दीर्घ संधि हो, तो आपको ईश हमेशा यही वाला लिखना है। आंख बंद करके लिख देना कि बाद में यही वाला ईश आएगा हमेशा। ठीक, आगे बात करेंगे बधूत शब्द में, तो इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें भी ये वाला बड़ा ऊ लिखा हुआ है। तो बड़ा ऊ भी आप लोग 4 प्रकार से अलग करो। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस के पहले आपको लिखना है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस के बाद आपको लिखना है। अब बात करेंगे कि क्या हम उसके पहले लिखा जाने वाला व और ध एज इट इज लिख दें? बिल्कुल एज इट इज लिख दो। प्लस ये वाला जो लिखा हुआ है शब्दांश, जो लिखा हुआ है अपूर्ण शब्दांश, वो एज इट इज लिख दें, बिल्कुल एज इट इज लिख दो। अब क्या करें कि ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस के पहले में से कोई एक और प्लस के बाद में से कोई एक आएगा। वधु शब्द हमेशा ये वाला शुद्ध होता है, शुद्ध वर्तनी आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और उत्सव जो होता है वो इस वाले ऊ के लिखने से शुद्ध होता है, यानी कि इन दोनों के मेल से यहां पर ये वाला स्वर बना हुआ है। ठीक है, तो 3 टाइप हो गए। अब बात करते हैं गाइस मात्रण की। ध्यान देना, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको इस तरह से ऋण लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको क्या करना है, आपको एज इट इज लिख देना ऋण। ऐसे कर्ज, दीर्घ संधि के लास्ट में ऋण शब्द आता है। पहले जो लिखा हुआ है ना, उसको मात लिखो। तो मात में अब क्या है कि ये वाला जो री मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि री प्लस री के मिलने से बनेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले वाला जो री है उसको आपको इस तरह से लिखना है। तो ये जो खड़ी पाई है, ये तो ये हो गई। ठीक है, और इसके नीचे आपको री को इस तरह से लिख देना है। माता का जो ऋण होता है उसको हम मातृण कहते हैं, माँ का कर्ज जो होता है, दूध का कर्ज। ठीक है, ये विशेष तरीका है इसका। थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब जैसे धर्मार्थ लिखा हुआ है, तो अब थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहां तक एज इट इज लिखना है धर्म। देखो, थोड़ा फास्ट भी होना है, और इसको आपको एज इट इज लिखना है। अब ये बताओ कि क्या ये शब्द सही है? बिल्कुल सही है। ये वाला सही है? नहीं। इसमें एक ए और आएगा तो ये एकदम सही हो जाएगा। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो जाता है। भाई धर्म का जो अर्थ जाने वो धर्मार्थ हो जाएगा। ऐसे ही विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो इसमें आप एज इट इज सबसे पहले विद्या लिख दो। विद्या शब्द का अर्थ एकदम सही होता है। ठीक है, बाद में आप इसको लिखो एज इट इज। ये दूसरा तरीका है इसमें। ठीक है, मतलब कि विद्यार्थी में विद्यार्थी कौन होता है? विद्या का प्रयोग करने वाला। तो विद्या तो एज इट इज लिख दो शुरू में। ठीक है, अब बाद में ए या आ में से कोई एक लिख दो। एक ये तरीका भी होता है, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है। ये तभी आप कर पाओगे जब आपका पहला वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। ए आएगा या आएगा, क्या आएगा उसके बारे में आगे चलेंगे। देवालय लिखा हुआ है, तो आप देवालय होता क्या है? आप सब लोग जानते हैं, देव होता है प्लस ये वाला लय होता है। अब ये बताओ कि क्या देव शब्द का अर्थ निकलता है? बिल्कुल निकलता है सर, देव शब्द का अर्थ है। तो इसमें ए तो स्वतः उच्चारित हो गया, लेकिन आलय कैसे लिखे जाएगा? इस तरह से। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है ना, आलय कैसे लिखा जाएगा, तब भी थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो भाई साहब आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि मह लिखा हुआ है और ये सय लिखा हुआ है। ठीक है, मह मह और सय। अब ये बताओ, ना तो अर्थ होता मह का, ना अर्थ होता शय का। तो मह का अर्थ नहीं होता तो महा लिख दो, और आशय इस तरह से शुद्ध होता है। ये वाला एकदम शुद्ध संधि विच्छेद आप लोगों का हो जाएगा। जो मैंने आपको 13 प्रकार से मात्राएं बना के बताई हैं,
चार चार मात्राएं आ, ई और ऊ की, और एक प्रकार से मात्रा अलग होती है री वाली। उसको एक बार रिमाइंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। क्योंकि मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है तो इसलिए मैं इसको फास्ट कर पा रहा हूं, आप लोगों का भी फास्ट हो सकता है, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा मात्राओं का ज्ञान देख लो। जैसे कबीस लिखा हुआ है तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमें उसके पहले का एज इट इज लिखना है, और यह कंफर्म है कि ईस, मैंने आपको बताया हुआ कि ईस आपको इस तरह से लिखना होगा। और बात वही आ जाएगी कि कवि कैसे शुद्ध होता है। कवि शब्द दो लिखे जाते हैं, एक तो ऐसे लिखे जाएगा और एक ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध होता है? ये वाला, तो छोटी ई इसमें आ जाएगी। ये वाला शब्द गलत होता है, संस्कृत के शब्द इसमें आते हैं। ऐसे ही सतीश शब्द की बात करें तो सत तक तो आप एज इट इज लिख सकते हो, कोई चेंज नहीं करना है। ये वाला ईस जो लिखा हुआ है ना, आप इसको एज इट इज लिख दो। मैंने आपको बताया ईस आपको इसी तरह से लिखना है, चाहे गुण संधि हो चाहे आपकी दीर्घ संधि हो। अब ये तो ठीक हो गया, इसमें तो बड़ी ई आ गया। पहले क्या लिखना है? सती। तो सती इस तरह से हो जाएगा, सती प्लस ईस। सती में बड़ी ई भी आ सकती है, लेकिन सती, सतीश जो है महादेव को बोलते हैं, तो सती यही वाला शुद्ध होता है एकदम, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। भानुदय लिखा हुआ है तो भानुदय में भी आप लोग बता सकते हो कि भानु शब्द शुद्ध लिखा जाएगा, पहले भान लिख लो, बाद में फिर दया लिख लो। ऐसे ही भूर्जा में पहले भय लिख लो, फिर उसके बाद में ये लिख लो, इस तरह से, ठीक है। और दोनों में से मात्रा देखो कौन सी लगेगी। भानु में कौन सी मात्रा शुद्ध होती है? ये वाली। और उदय में ये वाला ऊ लिख के एकदम शुद्ध हो जाएगा। भूर्जा ऐसे भू लिखा जाता है और ऊर्जा में बड़ा ऊ लगता है, तो बड़ा ऊ प्लस बड़े ऊ के मिलने से ये वाला आपका संधि बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना वो यण संधि को करेंगे। यण संधि को भी इसी तरह से तोड़ के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टूट सकता है। लेकिन फिलहाल एक होमवर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि रामालय शब्द का संधि विच्छेद आप लोग जो है होमवर्क में आंसर कर दोगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा, हर एक क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा और ये वाली पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कैसी लगी आपको ये 10 मिनट की क्लास? आप थोड़ा फास्ट रिमाइंड करके, मतलब फास्ट इसको देख सकते हो। कॉपी पेन आपको जरूर साथ में रखना है। यण संधि के अगले 10 मिनट के शो में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।